13 मार्च 2026 की रात। जगह है कोलकाता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इमिग्रेशन की लाइन में एक 46 साल का अमेरिकी नागरिक खड़ा है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अचानक उसे रोक लिया जाता है। और ठीक उसी समय वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली और लखनऊ के एयरपोर्ट्स पर भी भारी हलचल मच जाती है। 6 यूक्रेनी नागरिकों को वहां हिरासत में लिया जाता है। ये कोई आम वीजा चेकिंग बिल्कुल नहीं थी। ये तो एक ऐसे इंटरनेशनल नेटवर्क का पर्दाफाश था जो हमारी ही जमीन पर किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर की तरह चल रहा था। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी ग्लोबल मिस्ट्री की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे असल जिंदगी की सच्चाई अक्सर फिल्मों की कहानियों से भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और गहराई से इसे समझते हैं। देखिए, जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है ना, तो हम उसे एक मेडिकल एक्सरे की तरह देखते हैं। जैसे एक्सरे मशीन में हड्डी का फ्रैक्चर साफ साफ सफेद लाइन में दिख जाता है, वैसे ही हमारी पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था भी चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखती है। या तो कोई साफ तौर पर देश के लिए खतरा है, या फिर वो एक आम टूरिस्ट है। लेकिन इस घटना ने हमारी इस सिक्योरिटी एक्सरे मशीन की कमियां उजागर कर दी। इसने एक ऐसे खतरनाक और बिल्कुल अदृश्य ग्रे जोन को सामने ला दिया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जरा 13 मार्च की उस रात की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सोचकर ही कितनी हैरानी होती है कि एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला अमेरिकी नागरिक और 6 यूक्रेनी लोग जो किसी रूटीन इमिग्रेशन लाइन से गुजरकर देश से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, वो असल में एक बहुत बड़े ऑपरेशन का हिस्सा थे। ये गिरफ्तारियां तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसा झटका जिसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए और कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने इन संदिग्धों पर UAPA के सेक्शन 18 के तहत आतंकी साजिश का मामला दर्ज किया है। फिलहाल ये सभी 6 मई 2026 तक न्यायिक हिरासत में हैं। पर यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, यूक्रेन की सरकार और इन सभी संदिग्धों ने इन आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है। हमारी आज की ये पूरी चर्चा केवल NIA की रिपोर्ट्स और अदालत में पेश किए गए दावों पर आधारित है। हमारा मकसद किसी भी भू राजनीतिक पक्ष की तरफदारी करना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन तथ्यों को समझना है जो सामने आए हैं। भाग 1, एक मर्सनरी का खतरनाक प्रोफाइल। अब जरा इस जानकारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन के कथित मास्टरमाइंड मैथ्यू एरॉन वैन डाइक की। मैरीलैंड का रहने वाला और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ। पहली नज़र में कोई भी इसे एक पढ़ा लिखा आम नागरिक मान लेगा, लेकिन इसका अतीत बहुत ही खतरनाक है। 2011 के लीबिया सिविल वॉर में ये लड़ा, पकड़ा गया और इसने पूरे 85 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास में बिताए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सीरिया, इराक और 2022 की यूक्रेन रूस युद्ध में भी इसका सीधा कॉम्बैट एक्सपीरियंस रहा है। तो साफ है, ये कोई आम टूरिस्ट का प्रोफाइल तो बिल्कुल नहीं है। ये तो एक युद्ध में तपे हुए कॉम्बैट हार्डन इंसान का प्रोफाइल है। और यहीं से कूटनीति की सबसे बड़ी उलझन शुरू होती है। देखिए, एक फ्रीडम फाइटर और मर्सनरी के बीच की लकीर बहुत ही धुंधली होती है। जब कोई सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है तो वो जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बंधा होता है। लेकिन वैन डाइक जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स, ये पूरी तरह से फ्रीलांसर्स की तरह काम करते हैं। इनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ उन प्राइवेट फंडर्स को जवाब देते हैं जो इन्हें पैसा दे रहे हैं। और जब बिना किसी सरकारी कंट्रोल वाला ऐसा कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की सीमाओं के पास ऑपरेट करता है, तो कूटनीतिक स्तर पर यह एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है। भाग 2, सीमाओं पर सुरक्षा में चूक। चलिए अब देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। 2024 से 2025 के बीच इनका घुसपैठ का ये रास्ता इतना सीधा था कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कोई खुफिया सुरंग नहीं, कोई रात के अंधेरे का सहारा नहीं। ये लोग बाकायदा एक नॉर्मल टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली या मुंबई उतरे, वहां से डोमेस्टिक फ्लाइट ली और सीधे गुवाहाटी पहुंच गए। फिर सड़क के रास्ते मिजोरम गए, वो भी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट वाले सिस्टम को पूरी तरह दरकिनार करते हुए। और फाइनली मिजोरम से म्यांमार के चिन स्टेट की 500 किलोमीटर लंबी खुली सीमा को पार कर लिया। मेट्रो सिटी के एयरपोर्ट से लेकर घने जंगलों तक का ये पूरा सफर बड़ी आसानी से दिन के उजाले में तय किया गया। इस पूरी सिक्योरिटी ब्रीच को अगर एक लाइन में समझाना हो ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई अपने मोहल्ले की लाइब्रेरी का कार्ड दिखाकर किसी हाई सिक्योरिटी मिलिट्री बेस में टहलता हुआ चला जाए। सच तो यह है कि सबसे खतरनाक घुसपैठ वो नहीं होती जहां हथियारों के दम पर दीवारें तोड़ी जाती हैं, बल्कि वो होती है जहां हमारे रोजमर्रा के सरकारी सिस्टम और कागजी प्रक्रियाओं का ही फायदा उठाया जाता है। इमिग्रेशन अधिकारियों के लिए वो सिर्फ टूरिस्ट थे और बस इसी एक बात ने पूरी सिक्योरिटी प्रणाली को चकमा दे दिया। भाग 3, आइकिया स्टाइल ड्रोन वॉरफेयर।
म्यांमार के उन घने जंगलों में ये टीम कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रही थी। 2025 के आखिर तक वो वहां के एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस यानी ईएओ को 4 से 6 हफ्ते की फुल स्केल मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे थे। अराकान आर्मी को सिखाया जा रहा था कि कमर्शियल ड्रोन से पेलोड डिलीवरी कैसे की जाती है। काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टेक्निक सिखाई जा रही थी और पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को अर्बन कॉम्बैट। एनआईए की सबसे बड़ी चिंता क्या है पता है? वो ये है कि म्यांमार के इन गुटों का सीमा पार हमारे प्रतिबंधित विद्रोही गुटों के साथ पुराना कनेक्शन रहा है। ये एडवांस्ड मिलिट्री टैक्टिक्स किसी भी वक्त बॉर्डर पार करके इधर आ सकती हैं। अब सवाल यह है कि इस ट्रेनिंग के लिए यूरोप से ड्रोन आए कैसे? इसका जवाब है आइकिया फर्नीचर वाली स्ट्रैटेजी। इसे कथित तौर पर मैरीलैंड में बैठे मार्तुआ अवांग ने कोऑर्डिनेट किया था। देखिए, हमारे कस्टम अधिकारी हमेशा पूरी तरह से तैयार हथियारों, बंदूकों या आरडीएक्स की तलाश में रहते हैं, लेकिन यहाँ स्मगल क्या हो रहा था? प्लास्टिक के ड्रोन रोटर्स, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक मोटरें और जीपीएस चिप्स। जब ये पुर्जे अलग अलग बैग्स में स्कैन होते हैं तो किसी खिलौने या कमर्शियल कैमरे के पार्ट्स लगते हैं। इसी नॉकडाउन स्मगलिंग ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को पूरी तरह से अंधा कर दिया। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर असल में क्या होता है। म्यांमार के जंगलों में प्लास्टिक के उन मामूली पुर्जों को 3D प्रिंटर से बने एक खास मैकेनिज्म के जरिए जोड़ दिया गया। एक ऐसा मैकेनिज्म जो मोर्टार शेल को होल्ड कर सकता है और बिल्कुल सटीक निशाने पर गिरा सकता है। तो हुआ क्या? एक साधारण सा कमर्शियल ड्रोन रातों रात एक प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल में बदल गया। इसने एक छोटे से विद्रोही गुट को इतनी ताकत दे दी कि वो किसी भी बड़ी और एडवांस सेना का आसानी से मुकाबला कर सके। ये कमर्शियल ड्रोन असल में साइलेंट किलर्स हैं। और पता है ये इतने खतरनाक क्यों हैं? क्योंकि करोड़ों अरबों डॉलर के एडवांस मिलिट्री रडार इनके सामने बिल्कुल बेबस हैं। रडार बनाए जाते हैं आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले बड़े मेटल के फाइटर जेट्स को पकड़ने के लिए, लेकिन ये ड्रोन ये प्लास्टिक और कार्बन फाइबर से बने होते हैं और ये पेड़ों के बस ठीक ऊपर इतनी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं कि रडार की पकड़ में ही नहीं आते। कम बजट वाले विद्रोही गुटों के लिए ये बेहद सस्ते, बिना आवाज वाले और अचूक हवाई समर्थन का काम करते हैं। भाग 4, रूस का चौंकाने वाला कदम। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट। 13 मार्च को एयरपोर्ट्स पर जो वो एक साथ गिरफ्तारियां हुई ना, वो कोई रूटीन चेकिंग का कमाल नहीं था। असल में वो गिरफ्तारियां रशियन इंटेलिजेंस से मिली एक बेहद सटीक टिप ऑफ का नतीजा थीं। जी हां, रूसी खुफिया एजेंसी। और बस इसी एक जानकारी ने एक स्थानीय बॉर्डर इशू को रातों रात एक ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर में बदल कर रख दिया। इस पूरी घटना के पीछे की इस भू राजनीतिक बिसात को समझना बहुत जरूरी है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। रशियन इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों को ट्रैक कर रही है। जैसे ही उन्होंने म्यांमार के जंगलों में इस नेटवर्क को देखा, उन्होंने तुरंत भारत को अलर्ट कर दिया। इससे रूस ने एक तीर से कई निशाने साधे। उन्होंने अपने दुश्मन की फंडिंग और नेटवर्क को तोड़ा, अपने कूटनीतिक पार्टनर भारत के साथ खुफिया संबंधों को और मजबूत किया, और सबसे बड़ी बात, हमारे सिस्टम के उस बड़े ब्लाइंड स्पॉट को बेनकाब कर दिया जहां विदेशी टूरिस्ट बड़े आराम से संवेदनशील इलाकों में बिना शक के घूम रहे थे। भाग 5, आधुनिक युद्ध का नया चेहरा। खैर, जैसा कि हमने पहले कहा, ये सब अभी आरोप हैं और आखिरी फैसला अदालत को ही करना है। लेकिन सबसे अहम बात क्या है? वो ये है कि जंग लड़ने का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब युद्ध सिर्फ टैंकों, फाइटर जेट्स और बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते। आज के युद्ध एक मामूली टूरिस्ट वीज़ा, ऑनलाइन खरीदे गए कमर्शियल ड्रोन और वैन डाइक जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए लड़े जा रहे हैं। ये जियोपॉलिटिक्स का वो डरावना ग्रे जोन है जो अब हमारे बहुत करीब आ चुका है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब बाजार में मिलने वाली रोजमर्रा की कमर्शियल टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से युद्ध का हथियार बन जाए, तो कोई भी संप्रभु राष्ट्र अपनी सीमाओं को कैसे सुरक्षित रख सकता है? क्या हम उस ग्रे जोन में पहुंच गए हैं जहां ग्लोबल ट्रेड और टूरिज्म की आड़ में इस तरह के असिमेट्रिक युद्ध लड़े जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।